बेसिक से। ये जो आपका इनकम का चैप्टर है, यानी कि आय व्यय, इनकम एक्सपेंडिचर और साथ ही साथ सेविंग्स, ये आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिख लेंगे आय। आय को हम क्या कहते हैं, इनकम। ठीक है, किताबों में आय की बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, बेसिकली किताबों में यानी कि आप जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी परिभाषा दी हुई है, लेकिन फिर भी अगर उसकी मीनिंग की बात की जाए या एक लाइन के डेफिनेशन की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, निश्चित समय में अर्जित की गई, अर्जित का मतलब होता है जमा। ठीक है, जमा सेविंग्स वाला नहीं, इकट्ठा करने वाला या पाने वाला, में जमा यानी कि अर्जित की गई धनराशि क्या कहलाती है, धनराशि ही आय कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय में, निश्चित जो फिक्स हो उसमें जो हमें आय मिलती है वो क्या कहलाती है, हमारी आय। यानी कि जो भी हमें धन मिल रहा है, जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, वो सभी क्या होती हैं, इसी आय के अंतर्गत आती हैं। एक बहुत ही कॉमन सी परिभाषा है जो कि ग्रॉस एवं क्रैंडल ने दी है, वो परिभाषा भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये तो मीनिंग हो गया। और फिर ग्रॉस एंड क्रैंडल की दी हुई परिभाषा किसके अनुसार है, ग्रॉस एवं क्रैंडल। आप इससे पूरा नोट्स अपना बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, डीप नोट्स, जैसा आप चाहें आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस एवं क्रैंडल ने कहा है किसको, आय को, कि पारिवारिक आय वस्तुओं, सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं। ठीक है, ग्रॉस एवं क्रैंडल के अनुसार परिभाषा नोट करते जाइए। पारिवारिक आय के बारे में उन्होंने कहा है कि पारिवारिक आय वस्तुओं, सेवाओं, मुद्रा, यानी कि इन तीनों के। ठीक है, पारिवारिक आय वस्तुओं, सेवाओं, मुद्रा तथा संतोष का वह प्रवाह है, तथा संतोष का वह प्रवाह है। ठीक है, पारिवारिक आय वस्तुओं, सेवाओं, मुद्रा तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करने, ठीक है, जो परिवार की आवश्यकताओं, जो परिवार की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं, परिवार की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं और साथ ही साथ उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए, किसकी बात कर रहे हैं, परिवार की आवश्यकताओं, इच्छाओं और उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए निर्वाह करता है, यानी कि निर्वाह के अधिकार में आता है, निर्वाह के अधिकार में आता है, निर्वाह के अधिकार में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारिवारिक आय कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पारिवारिक आय, यानी कि आय की एक तो अर्थ हो गया आपका, और यहां बात कर रहे हैं पारिवारिक आय की, क्योंकि बेसिकली आपको होम साइंस के अंदर फैमिली इनकम की ही बात करनी होती है, फैमिली इनकम को ही पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर हम सभी को पढ़ेंगे, आय के प्रकार क्या हैं, फिर पारिवारिक आय के प्रकार क्या हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी लोगों को शेयर करते रहिए। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, पूरा क्लास डिटेल में पढ़ लेंगे, तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बेसिक चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
जो अक्सर आप ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो कंपटीशन के भी अगर टीजीटी पीजीटी के भी बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़े। बहुत सही। आय के प्रकार, अब एक डायग्राम बनाएंगे किसका, आय के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इनकम। इसकी बात हो रही है टाइप्स ऑफ इनकम की। तो मुख्य रूप से आय के जो प्रकार है वो आपके कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। किसी को पता है कौन कौन से हैं? अगर जानकारी है आपको तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कौन कौन से प्रकार हैं आय के। गुड इवनिंग रानी। जो लोग लेट आ रहे हैं वो भी क्लास को देखते चले, बाद में आप रिवीजन कर लीजिएगा बैठ करके। किसी को पता है कि आय के कितने प्रकार हैं बेटा? कोई भी बताए। कोई बात नहीं, किसी का कमेंट नहीं आ रहा, मैं ही बता देती हूं आपको, ठीक है। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है मौद्रिक। क्या होता है? मौद्रिक आय, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मनी इनकम। क्या कहते हैं? मनी इनकम। जो दूसरा होता है हमारा उसे हम कहते हैं वास्तविक आय। वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम, ठीक है, रियल इनकम। और तीसरा होता है हमारा मानसिक आय। मानसिक आय जिसे हम कहते हैं साइकिक इनकम। साइकिक इनकम, ठीक है। ये 3 तरह के आय आपके होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है, चाहे आप सॉरी किसी कंपटीशन की तैयारी करें या आप एकेडमिक्स के स्टूडेंट के किसी भी चीज में लगे हैं आप, तो आपको ये 3 प्रकार के आय को जो है पढ़ना है और समझना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आता है तो भी हम बता देंगे। अब इन तीनों आय को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं डीप में कि ये क्या होता है। मौद्रिक आय क्या होता है? मौद्रिक आय यानी कि मनी इनकम जो है वो क्या होती है? जब हम किसी निश्चित, क्या करते हैं, निश्चित अवधि, अवधि यानी कि समय, निश्चित अवधि में प्राप्त धनराशि, निश्चित अवधि में जो प्राप्त धनराशि होती है उसे हम क्या कहते हैं? मौद्रिक आय कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो हमें वेतन प्राप्त होता है, सैलरी, मजदूरी, ठीक है, जो वेजेस होते हैं, ये क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। मौद्रिक आय, मौद्रिक आय क्या है? जो हमें कोई भी काम करने के बदले, कोई भी सेवा देने के बदले हमें एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है, ठीक है। और ये धनराशि कैसे प्राप्त होती है? तो ये धनराशि मैम किस तरह प्राप्त होती है? रुपए में, रुपए में, ठीक है। आपको कैश पैसा मिलता है, आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो ये सारे क्या है? ये रुपए में मिलते हैं। मुद्रा का मतलब ही क्या होता है? धन, ठीक है। तो किसी कार्य को अगर आप कर रहे हैं या किसी को कोई सेवा दे रहे हैं, उसके बदले में जो आपको एक निश्चित समय के बाद, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 24 घंटे के बाद जो भी धनराशि आपको मिलती है, चाहे हाथ में कैश के थ्रू या फिर आपके अकाउंट में, तो वो आपकी क्या कहलाती है? मौद्रिक आय कहलाती है। एकदम छोटी छोटी सिंपल से डेफिनेशंस हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो वेतन हो गया, मजदूरी हो गया, आपका चेक हो गया, पेंशन हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, ठीक, पेंशन हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, चेक, पेंशन, बैंक ड्राफ्ट, मजदूरी, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो आपको किराया मिलता है, ठीक है, आपको जो बोनस मिलता है,
क्या मिलता है? बोनस। त्योहारों पे बोनस मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, और साथ ही साथ घरों का किराया जो मिलता है, ये सारे क्या होते हैं? आपके मौद्रिक आय हैं जो आपको धनराशि के रूप में मिलते हैं, और ये आपको एक निश्चित अवधि के बाद ही मिलते हैं। जैसे अगर वेतन की बात की जाए, बोनस की बात की जाए, तो ये सब क्या है? एक निश्चित अवधि, 1 महीने बाद, फिर कोई त्योहार आने पे साल भर के बाद ऐसे मिलते हैं। मजदूरी डेली मिल जाती है, 1 हफ्ते बाद मिल जाती है, कहीं कहीं पे जो ठेकेदारी वाले काम होते हैं वहां पे महीने के बाद मिलती है। ब्याज आपको प्रति माह मिलना होता है या प्रति वर्ष मिलना होता है। चेक जो है, चेक भी क्या होता है? एक निश्चित धनराशि ही आपको देती है। पेंशन भी हर महीने प्रति माह मिलता है। बैंक ड्राफ्ट और किराया भी क्या है? ये प्रति माह मिलने वाली चीज है। यानी कि वह धनराशि जो निश्चित समय बाद हमें मुद्रा के रूप में मिलती है, रुपए के रूप में मिलती है, वो क्या कहलाती है? मौद्रिक आय कहलाती है। इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बारी है? वास्तविक आय की। तो वास्तविक आय आपका बेसिकली क्या है? परिवार के सदस्यों को, लिखते जाइएगा, परिवार के सदस्यों को। देखिए हम इतने बड़े बड़े सेंटेंस में क्यों लिखवा रहे हैं? अगर आप सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स इंग्लिश में लिखवा देती, हिंदी में लिखवा देती, आपकी तैयारी हो जाती। लेकिन ये बच्चों आप सभी के लिए हमेशा के लिए नोट्स हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम पढ़ते वक्त क्या करते हैं? कीवर्ड लिख लेते हैं, लेकिन जब हम उसे का रिवीजन करते हैं तो वो हमारे दिमाग में रिकॉल नहीं होता है। इसीलिए हमको कीवर्ड्स के साथ साथ कुछ ऐसे सेंटेंस भी रखने चाहिए, ऐसे सेंटेंस भी लिखने चाहिए जिन्हें हम बाद में भी पढ़ें, पता चले 2 साल बाद में तैयारी करने जा रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में पढ़ते ही बैठ जाए। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कुछ शब्द भी लिखने जरूरी होते हैं। तो परिवार के सदस्यों द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा वस्तुओं एवं, परिवार के सदस्यों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा प्राप्त आय। इसका क्या मतलब हुआ? वस्तु एवं सेवाएं तो यहां भी है, परिवार के सदस्य तो यहां भी हैं, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है? परिवार के सदस्यों को, यहां पे मिस हो गया है, परिवार के सदस्यों को, इसे यहां से लिख लीजिए। वस्तुओं को एवं सेवाओं को क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस, जिसका जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। परिवार के सदस्यों को एक निश्चित अवधि में, ये भी क्या है? निश्चित अवधि है, एक निश्चित समयावधि में, समयावधि में प्राप्त वस्तुएं एवं सुविधाएं, प्राप्त वस्तुएं एवं सुविधाएं, ये क्या है? आपके वास्तविक आय है, यानी कि रियल इनकम है। ठीक है, ये क्या होती हैं? आपको वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में प्राप्त होती हैं। किस रूप में प्राप्त होती हैं? परिवार के सदस्यों को आपकी किसमें प्राप्त होती है? सुविधाओं के रूप में प्राप्त वस्तुएं एवं सुविधाएं। कुछ कुछ छूट जा रहा है। प्राप्त वस्तुएं व सुविधाएं, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में ये चीजें जो आपको प्राप्त होती हैं, ये क्या होती है? आपकी वास्तविक इनकम होती है, यानी कि रियल इनकम होती है। ठीक है, जैसे समझिएगा इसको, परिवार के सदस्य क्या है? एक तो आपके पास मौद्रिक आय आ रही है, लेकिन जब आपको, जैसे रेलवे के कर्मचारी, एक बेस्ट एग्जांपल लीजिएगा, कुछ रेलवे के कर्मचारी और कुछ जो बड़ी एमएनसी कंपनीज में काम करते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं, उन लोगों को जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उन्हें हर महीने के एंड में सैलरी तो मिलती है, लेकिन सैलरी के साथ साथ उन्हें बोनस भी मिलता है, जो क्या है? आपका मौद्रिक आय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, लेकिन जब उसके बदले में उन्हें जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, जैसे हॉस्पिटल की सुविधा, ठीक है, उनको निःशुल्क शिक्षा की सुविधा, सार्वजनिक चीजों को यूज करने की सुविधा, वाहन मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, काम करने के लिए नौकर मिलते हैं, फिर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मिलते हैं, तो ये क्या है? ये उनके लिए कौन सी आय होगी? वास्तविक आय, ये उनकी रियल इनकम होगी। ठीक है, तो ये वास्तविक आय की परिभाषा है, और वास्तविक आय को भी हम आगे चल करके 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन उससे पहले इनके एग्जांपल्स लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही में एग्जांपल्स लिख लीजिए। ठीक है, एग्जांपल्स में आप क्या क्या लिखेंगे?
इसके एग्जाम्पल उदाहरण में बगीचे की खेती या बगीचे की सब्जियां। बगीचे की सब्जियां किसका एग्जाम्पल है? प्रश्न पूछते हैं, यही एग्जाम्पल्स देता है और आपसे पूछता है कि यह किस प्रकार की आय है। इसीलिए बेटा ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग करिएगा, ठीक है। बगीचे की सब्जियां क्या है आपकी? वास्तविक आय के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। जो फसलें होती हैं, फसलें यानी कि जो घरों में थोड़ा बहुत बंगलों वगैरह में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, एसडीएम डीएम वगैरह होते हैं, जो सरकारी रेलवे में बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनको बहुत बड़ा बड़ा बंगला मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा आवास मिलता है उन्हें। तो उनमें इतने स्पेस रहता है कि वो खेती भी कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, उनको सुविधाएं मिली हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, फसलें भी उसी के अंतर्गत आएंगी। फिर आपका पोल्ट्री, पोल्ट्री की सुविधा एंड डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट्स की सुविधा, ठीक है। इसकी सुविधा भी क्या है, ये आपकी सब किस में आएंगी? वास्तविक आय में आएंगी। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्य में मान लीजिए कि कई तरह के लोग रहते हैं। परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका काम होता है धन कमाना, धन लेकर के आना, ठीक है, पैसा कमाना और हर महीने या प्रतिदिन लेकर के आना। लेकिन जो घर की माताएं होती हैं, घर की जो गृहिणियां होती हैं, वो भी तो आय अर्जन का साधन है। आय अर्जन तो वो भी करती हैं। कैसे करती हैं आप बताएंगे? क्या सिलाई करके, कढ़ाई करके हम धन अर्जन करते हैं ना? मम्मी लोग हमारी गृहिणियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? सिलाई करती हैं, यहाँ नोट करते जाइएगा, सिलाई करके, ठीक है, कढ़ाई करके, ये सब क्या है? धन अर्जन का काम है। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए, इसको हम वास्तविक आय में कैसे लेंगे, क्योंकि ये सब सुविधाएं हैं। जब आपका कपड़ा फट जाएगा, ठीक है, आपको कोई डिजाइनिंग करवानी होगी, या होम ट्यूशन, घर के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, अगर आपकी गृहिणी, घर की गृहिणी ये काम स्वयं से नहीं करेगी, तो जब ये काम वो बाहर कराएगी तो क्या होगा? धन खर्च होगा, ठीक है, यानी कि मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी क्या है? सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। तो सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, जो माताएं हमारे लिए खाना बनाती हैं, बहनें हमारे लिए खाना बनाती हैं, हम लोग खुद खाना बनाते हैं, ये सारे क्या है? ये सब वास्तविक आय है। ये एक्चुअल में रियल इनकम है, कुकिंग, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कुकिंग के अलावा सिलाई, कढ़ाई और होम ट्यूशन भी रख सकते हैं इसमें, क्योंकि कई गृहिणियां जो पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? बच्चों को खुद ही घर पे ट्यूशन पढ़ाती हैं, जिससे कि बाहर की आय नहीं लगती, बाहर धन व्यय नहीं होता, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा इतना। गुड इवनिंग सभी को। बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे आप लोग, क्लास ऑलरेडी आधा घंटा के लगभग हो गई है। हाँ, 2-3 मिनट बाद मैंने भी शुरू किया है, लेकिन फिर भी आप लोग लेट हैं, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग टाइम से आइए क्लास में, क्योंकि इस क्लास में आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है वो यही है। वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2 चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई। इसमें कुछ और डाउट किसी को? चलिए, इसमें एक चीज और बताते चले आपको। वास्तविक आय की ही बात हो रही है ना, तो वास्तविक आय में कुछ चीजें और समझ लीजिए क्या है। आप ये डायग्राम अपना बनाते रहिएगा पेज पे। वास्तविक आय को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए, इसको यहां नहीं करेंगे, इसको अगले स्लाइड में ऐड कर देते हैं, फिर हम बैक हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये पूरी की पूरी स्लाइड ही खराब हो जाएगी। चलिए, वास्तविक आय को 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम। रियल इनकम को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम। और दूसरा हमारा क्या होता है? अप्रत्यक्ष आय। दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष आय, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, ये 2 प्रकार हैं। कई बार प्रश्न सीधे पूछ लेता है कि रियल इनकम के कितने प्रकार हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो आय के प्रकार है, और ध्यान दीजिएगा इसी को पारिवारिक आय भी कहा जाता है।
ठीक है। तो पारिवारिक आय के दो प्रकार हैं आपके, कौन कौन सा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लेकिन यदि पूछता है कि सिर्फ आय के कितने प्रकार हैं, तो आय के मूलतः तीन प्रकार हैं, मौद्रिक आय यानी कि मनी इनकम, वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम, और तीसरा हमारा साइकिक आय यानी कि मानसिक इनकम। ठीक है, मानसिक आय, ये तीन प्रकार हैं आपके। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष आय अप्रत्यक्ष आय आपका है क्या बेसिकली। तो प्रत्यक्ष आय भी क्या है आपका, प्रत्यक्ष आय क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष आय की परिभाषा किसी को पता है, प्रत्यक्ष आय की डेफिनेशन यानी कि जो आपकी डायरेक्ट इनकम है उसकी डेफिनेशन क्या होगा, कुछ आइडिया है आपके पास, चलिए बताते हैं। ये भी आपकी क्या है, मुखिया या परिवार के सदस्यों, मुखिया या परिवार के सदस्यों के सेवा अथवा श्रम के बदले प्राप्त आय, ये क्या कहलाएगी आपकी, प्रत्यक्ष आय। ठीक है, प्रत्यक्ष आय यानी कि आपके घर के जो मुखिया हैं, जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई सेवा दे रहे हैं, उसके बदले में जो उनको आय मिलती है वो किसके अंतर्गत आएगी, प्रत्यक्ष आय। ठीक है, जैसे कि महीने का काम कर रहे हैं तो वेतन मिल रहा है उनसे। ठीक, इसके अलावा किसान वर्ग के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, पूरे 3 महीने पे 6 महीने पे फसल उगाते हैं अपनी, और बाद में उन्हें फसल मिलता है, तो वो भी क्या है, वो भी आपका प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ही आता है। तीसरा आपका क्या है, उद्योग धंधे हो जाएंगे, उद्योग धंधे या व्यापार जो भी करते हैं, इसके साथ ही साथ किराया। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसे हम मौद्रिक आय के रूप में भी समझते हैं। किस रूप में जानते हैं, मौद्रिक आय के रूप में, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको धन अर्जन होता है, धन मिलता है, धनराशि मिलती है। लेकिन फिर भी आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, वेतन लिखेंगे, कृषि लिख सकते हैं, ठीक है, किसानी या फसल, उसके बाद से व्यापार या उद्योग धंधे, व्यापार या उद्योग धंधे, ठीक है, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा हमारा किराया। ये बेसिकली क्या है, प्रत्यक्ष आय जो आपको डायरेक्ट दिखती है। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या होती है, यानी कि जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप में उसे महसूस कर सकते हैं, वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होगा कि जिसे हम देख नहीं सकते, हाँ बस लाभ ले सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला लिखें, How was the date? Extra. प्रत्यक्ष आय हो गया, अप्रत्यक्ष आय। आप लोग थोड़ा शेयर भी करते जाइए बच्चों, ताकि और लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएं। दूसरा हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष आय। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग सभी को। अप्रत्यक्ष में भी सेम वही चीजें हैं। क्या है आपका, बेसिकली मुखिया अथवा परिवार के सदस्यों को बिना श्रम के, आप इसको लिख लेना, मैं यहाँ पे बस शॉर्ट में लिख दे रही हूं कि बिना श्रम के बदले, मतलब बिना श्रम के मिलने वाली वस्तुएं व सुविधाएं किसके अंतर्गत आती हैं, आपका अप्रत्यक्ष आय के, यानी कि जिन्हें हम देख नहीं सकते। इसमें वो सारे एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे जो अभी आपने वास्तविक आय में पढ़ा, यानी कि गृहिणियों के द्वारा किया गया कार्य जो होता है, ठीक है, निःशुल्क जो शिक्षा मिलती है हमें गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, जो चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, वाहन सुविधाएं, घर की सुविधा, ये सारे क्या होंगे, आपके अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आ जाएंगे। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, क्या होगा, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वाहन एवं घर की सुविधा जो कंपनियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा दी जाती है कर्मचारियों को, ठीक है। फिर इसके बाद से वाहन और घर की सुविधा के बाद हॉस्पिटल, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा, जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं,
ठीक है। इसके अलावा मनोरंजन की सुविधा भी मिलती है। मनोरंजन की सुविधा कैसे? जो एनडीए वगैरह में है, जो नेवी वगैरह में लोग हैं, उन लोगों में ये चीजें ज्यादा हैं, वहां पर उनको मनोरंजन के लिए भी सुविधाएं दी जाती हैं, पार्टी वगैरह दिए जाते हैं, क्लब वगैरह, पब वगैरह, ये सारी सुविधाएं होती है, वहां पर पार्टीज वगैरह ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये सारी सुविधाएं आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? ये सभी सुविधाएं आपके किसके अंतर्गत आएंगी? अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इतना क्लियर है आपको? आय के प्रकार क्या है, आय किसे कहते हैं, पारिवारिक आय क्या है, पारिवारिक आय के प्रकार क्या हैं? आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अनुपमा जी, कोई डाउट आपको? बाकी बच्चे? दुर्गावती भी हैं, शिवांगी भी हैं, बताइए आप लोग, किसी को कोई डाउट? मेरी आवाज जा तो रही है ना सभी को? लग रहा है सभी बच्चे लिखने में व्यस्त हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी में एक चीज और पढ़ लीजिए आप लोग। वो क्या पढ़ेंगे कि पारिवारिक आय जो होती है उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जहां से हम पारिवारिक आय को प्राप्त कर सकते हैं। और इनसे भी प्रश्न बनते हैं आपके किस प्रकार से कि निम्न में से कौन से पारिवारिक आय के साधन हैं अथवा निम्न में से नहीं है, चुनिए, सेलेक्ट करिए। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, मुख्य रूप से आपके 8 प्रकार के पारिवारिक आय के साधन या स्रोत होते हैं। पारिवारिक आय के स्रोत या साधन। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फैमिली इनकम, सोर्सेज ऑफ फैमिली इनकम। ठीक है ना, यही क्या है आपका टॉपिक है। इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत ही इसमें लिखना है। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अभी भी गुड इवनिंग चल रहा है। ठीक है, आप लोग लेट लतीफ आइए, कोई बात नहीं, मेरा तो काम है आपको पढ़ाना, आपको समझाना, समय से आना आपकी जिम्मेदारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। डायग्राम ऐसी चीज है ना बच्चों जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप अपने दिमाग में बैठाए रख सकते हैं, इसलिए मेरी क्लास में आपको डायग्राम के थ्रू ज्यादा चीजें समझाई जाएंगी। ठीक है ना, इसीलिए पेन कॉपी लेकर के मैं बैठने को बोलती हूँ आपसे। ठीक है, कौन कौन से साधन होंगे जल्दी जल्दी बताइए। एक हो जाएगा आपका वेतन, जो महीने का वेतन आता है। दूसरा आपका हो जाएगा कृषि। तीसरा हो जाएगा आपका कोई व्यवसाय, कोई उद्योग चलता हो। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका पेंशन। इसके अलावा जो मजदूरी मिलती है, वेजेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, मजदूरी भी आपकी किसके अंतर्गत आती है? पारिवारिक आय के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर आपको कुछ उपहार, गिफ्ट्स मिलते हैं, ये, फिर ब्याज, और लास्टली मान लीजिए हमें पेंशन मिलता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके पारिवारिक आय के स्रोत हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिजाइन करके आप बना सकते हैं आराम से, इनसे हमें आय प्राप्त होती है। ये डायग्राम बस ऐसे बना लीजिए, जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताए हैं वही सारे हैं, बस पारिवारिक आय के स्रोत के अंतर्गत इन साधनों को रखा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है?